So we were talking about the causes of decline of Buddhism. तो जैसे मैंने बताया वो भी अल्टीमेटली जिस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इवेंचुअली इट सकम टू द सेम रिचुअल्स एंड सेरेमनीज दैट इट ओरिजिनली डिनाउंस्ड. Then uh, now there was it also became victim to the evils of Brahmanism against which it had fought in the beginning. और दूसरा क्या हुआ कि बुद्धिस्ट चैलेंज को ये करने के लिए द ब्राह्मणिज्म ब्राह्मणाज रिफॉर्म द वैदिक रिलीजन. तो वो वैदिक रिलीजन को कैसे रिफॉर्म किया? जैसे कैटल वेल्थ डिस्ट्रॉय होती थी पहले वैदिक सेक्रीफाइसेस में, तो दैट वाज बेसिकली स्टॉप. और उसको स्टॉप करने का और बीफ को डीपॉपुलराइज करने करने का एक बेस्ट तरीका ये था कि तुम गाय में ही ढेर सारे भगवान मान लो. ठीक है. तो तब से गाय को एक भगवान का की तरह पूजना शुरू कर दिया, तो अपने आप ही कैटल वेल्थ डिस्ट्रक्शन बंद होगी. तो बेसिकली द ब्राह्मणिकल रिलीजन आल्सो रिफॉर्म्ड इटसेल्फ. तो बुद्धिज्म ने जो गॉस्पेल ऑफ नॉन वायलेंस दिया था, वो ब्राह्मणिज्म वो इसमें वैदिक रिलीजन में आ गया, उन्होंने ले लिया. तो अपने आप ही कैटल वेल्थ डिस्ट्रक्शन खत्म हो गया. अच्छा, दूसरा उसमें ये था कि बुद्धिज्म नॉन वायलेंस प्रीच करता था और इधर बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने ही मस्त मटन और ये सारा खाना नॉन वेज खाना शुरू कर दिया था. अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये था कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स लेटर ऑन दे गेव अप पाली लिटरेचर, पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज, एंड दे देमसेल्व्स एम्ब्रेस्ड संस्कृत. अब संस्कृत ही तो एक रीजन था जिसकी वजह से हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी कम हो गई, क्योंकि वो एक आम जनता को समझ में ही नहीं आता था उसमें क्या लिखा. तो अब जब बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स भी और बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी अगर संस्कृत में बात करने लगे जो किसी को समझ में ही नहीं आती, और उनके सारे असेंबलीज और सेरेमनीज और वो सारे संस्कृत बेस्ड होंगे, तो वो कॉमन मैन तो अपने आप ही उससे एलिनेट होना शुरू हो जाएगा. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. ठीक है. देन एक और इसमें प्रॉब्लम ये था कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो थी ये धीरे धीरे करप्ट होनी शुरू हो गई थी. इनको कैसा था, एक तो रॉयल पैट्रनेज था, द वैश्य कम्युनिटी जो थी वो इनको बहुत सारा डोनेशन देती थी. तो उस चक्कर में लॉट ऑफ वेल्थ वाज accumulated in the monasteries, and once this wealth crept in the monasteries, तो वहाँ के जो मॉन्क्स थे, उन लोगों ने एक लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दिया. अब मॉन्क का काम लग्जरियस लाइफ जीना थोड़ी ना होता है. मॉन्क मतलब कौन होता है? साधु. साधु का काम होता है कि ये सारी चीजों को त्यागना. वो त्याग के, वो सब त्यागने के बाद ये वर्ल्डली डिजायर्स को के त्याग के वो जो स्पिरिचुअलिज्म में इन्वॉल्व होता है वो असली साधु होता है. अब तुम ही सारे मटेरियल ये लेने लग गए, मटेरियल लाइफ जीने लग गए और एक वेल्दी लाइफ जीने लग गए, तो फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में शराब भी आनी शुरू हो गई, औरतें भी आनी शुरू हो गई. तो उसकी वजह से ये सारा मोनेस्ट्रीज का कल्चर ही खराब होना शुरू हुआ उनकी वेल्थ की वजह से. ओके. और फिर धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी अपने आप कम होने लगी. एक एक और नया फॉर्म बुद्धिज्म का आने एक इवॉल्व हो गया, एंड दैट वाज कॉल्ड वज्रायन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म. तो पहले तो बुद्धिज्म फर्स्ट सेंचुरी एडी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही स्प्लिट हो गया था बिटवीन जैनिज्म, बिटवीन हीनयान एंड महायान. वन वाज कॉल्ड द लेसर व्हील एंड अदर वाज कॉल्ड द ग्रेटर व्हील. फिर उसके बाद एक नया वज्रायन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आया जिसमें उन्होंने वो झाड़ फूक और वो सारा भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया. यानी जो तंत्र मंत्र ये नहीं करते जो सब ओझा लोग, तो उसमें झाड़ फूक का कल्चर और वो यू नो दैट कंकाल, दैट वो जो हेड का स्केलेटन होता है, वो उसके साथ मंत्र वंत्र बोलना और ये सारा जो दुनिया भर के मैल प्रैक्टिसेस जो एग्जिस्ट करती थी, वो सारी की सारी बुद्धिज्म में आ गई. ब्लैक मैजिक, black magic kind of thing also, yes. So all these things basically came into buddhism, और इस टाइप इस फॉर्म को के बुद्धिज्म को फॉलो करने वालों को वज्रायन बुद्धिस्ट बोलते थे. देन अब now buddhist monks also started looking at women as objects of lust. ठीक है. तो ये सारी चीजों की वजह से बुद्धिज्म की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई. अच्छा, फिर जब मौर्य डायनेस्टी खत्म होने को आ गई थी, तो उसका जो 185 बीसी में फिर बाद में जो मगध पे जो नई डायनेस्टी है दैट वाज द शुंगा डायनेस्टी.
तो पुष्यमित्र शुंगा was basically a Brahmin general in the Mauryan Empire, and he killed his own king in front of his own army and assumed power. तो और तब से उसने शुंग डायनेस्टी शुरू की. तो पुष्यमित्र शुंग जो है, जब से पुष्यमित्र शुंग की मौर्य मगध इस एरिया में ये आया, तो he then revived the Brahminical religion. But of course it was not at the cost of Buddhism. uh, बट ही नेवरदलेस रिवाइव्ड ब्राह्मणिकल रिलीजन. तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है कि राजा का ने कौन सा रिलीजन एम्ब्रेस किया है, तो उसका प्रजा पे इफेक्ट आता है. तो उसको उसके पॉलिटिकल रीजंस भी थे बुद्धिज्म के खत्म होने के. अब जैसे उसके बाद हुना किंग एक आया था 4th सेंचुरी एडी में, 5th मिहिर कुला करके. तो ही वाज अ शिवा वर्शिप एंड ही किल्ड हंड्रेड्स ऑफ बुद्धिस्ट. फिर एक शैवाइट किंग था, एक शशांक ऑफ गौड़ा, ये बंगाल एरिया में, बंगाल उड़ीसा एरिया का एक किंग था. तो उसने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को परसिक्यूट करना शुरू किया. ही वाज द वन हु कट दैट बोधि ट्री एट बोध गया. बोधि ट्री इज द ट्री अंडर विच बुद्धा गेन्ड सैल्वेशन. तो उसने वो बोधि ट्री ही काट दिया, शशांक ऑफ गौड़ा ने. और ह्यूनसांग के ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि 1600 स्तूप और मोनेस्ट्रीज जो थी वो उसने डिस्ट्रॉय की थी. The famous Nalanda University was also later on destroyed by the Islamic invasions. और ये ऐसे करते करते ये फाइनली जब वो ऑलरेडी बुद्धिज्म काफी मतलब अगले 1000 साल में बुरी तरह से डिक्लाइन पे आ गया था with all these malpractices. In the meantime, Brahminical religion had revived itself with uh, all the malpractices और उसके जो सारी बैड ये थी, उसके साथ फिर से उसको रिवाइव किया विद बाय एस्टैब्लिशिंग द सेम वर्ण सिस्टम अगेन. बाय 4th सेंचुरी एडी वर्ण सिस्टम फिर से पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गया था. बुद्धिज्म खत्म होने को आ गया था. और जो बचा कुचा था वो जब 12th सेंचुरी एडी में टर्किश इन्वेडर्स इंडिया में आए, यानी इस्लामिक इन्वेजन जब से होने शुरू हुए, तो तब से उन्होंने भी बुद्धिज्म को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बहुत बुरी तरह से प्रोसिक्यूट किया. तो ऐसे करते करते बुद्धिज्म इंडिया से पूरी तरह से गायब हो गया. ओके, सो अब बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन, व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी. तो फर्स्ट तो ये था कि बुद्धा ने ही लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, दैट हाउ वन शुड एक्चुअली दिस प्रीलिम्स में भी बुद्धिज्म और जैनिज्म पे कोई मतलब इनवेरिएबली हर साल क्वेश्चंस आते हैं. सो यू मस्ट डू दिस चैप्टर थरली. और मेंस में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो और स्पेशली बुद्धिज्म पे. तो बुद्धिज्म का इंडिया मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ कोड ऑफ कंडक्ट वाज लेड. अब बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म agriculture, trade and many other things basically flourished. Then he tried to consolidate the changes of social and economic life in India. Then apart from that, ये जो he attached no importance to basically what you call varna system. Okay, and women and shudras were allowed in the sanghas, so that is why it became very popular. And basically सिर्फ वो पॉपुलर होने की बात नहीं है, बात ये होती है कि एक आइडेंटिटी मिलना. देखो, इंसान को एक आइडेंटिटी की बहुत जरूरत होती है. सो वो आइडेंटिटी जो है स्पेशली शूद्रों को और अनटचेबल जो उस समय के थे उनको बुद्धिज्म की वजह से मिली थी. और वो बेसिकली उससे उनका स्टेटस अपग्रेड हुआ, which which because of which they were able to lead a virtuous life, और जो धीरे धीरे बाद में फिर से खत्म हो गया. Okay, then now the Brahminical insistence on sacredness of the holy cow and non-violence was basically apparently derived from Buddhist teachings. उसका सिंपल रीजन यही है कि अगर पहले तो वैदिक सैक्रिफाइसेस होती थी, कैटल वेल्थ डिस्ट्रॉय होती थी. तो अभी कैटल वेल्थ को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए नॉन वायलेंस ब्राह्मणिकल रिलीजन ने ही अपने इसमें ले लिया और उसमें गाय में ही ढेर सारे भगवान भर दिए. ओके, देन
it created a new awareness also in the field of intellect and culture. तो बहुत सारा बुद्धिस्ट लिटरेचर कंपाइल हुआ है. In fact, Buddhist literature is enormous, and it basically enriched the Pali language. तो उसमें तीन टाइप के बेसिकली लिटरेचर ये है. एक में जैसे कैनोनिकल लिटरेचर है, डायडेक्टिक है, नैरेटिव है. तो एक क्लास ऑफ फर्स्ट जो क्लास ऑफ लिटरेचर है वो दैट बेसिकली कंटेन्स सेइंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. सेकंड जो है वो वो नहीं, अभिधम्म पितिका, सुत्त पितिका, उसके बारे में हम अभी पीपीटीज में करेंगे. तो फर्स्ट कंटेन्स teachings and sayings of Buddha. Second deals with the rules and that are to be observed by members of the Sangha. और थर्ड में पूरे philosophical expositions है धम्मा के. What is धम्मा उसके ऊपर. ठीक है. तो फर्स्ट इज अबाउट sayings of Buddha, सेकंड रूल्स है और थर्ड है फिलोसॉफी. ठीक है. देन उसके बाद ऐसी बात नहीं है, बाद में भी कई किंग्स ने बुद्धिज्म लिया. जैसे गुप्ता डायनेस्टी के बाद जो मेजर डायनेस्टी आई थी, पुष्यभूति डायनेस्टी लेड बाय हर्षवर्धन ने भी बुद्धिज्म लिया. और फिर जो ईस्ट में एक पाला डायनेस्टी आई थी, उन्होंने भी बुद्धिज्म को काफी एनरिच किया. धर्मपाला, इनफैक्ट अंडर धर्मपाला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड देन नालंदा यूनिवर्सिटी प्रीवियसली वाज बिल्ट. तो दैट वाज अगेन अंडर न्यू किंग्स. उन्होंने भी बुद्धिज्म को पैटर्नेज दिया. लेकिन अब वो उसका प्रॉब्लम ये था कि बेसिकली बुद्धिज्म के पैटर्नेज के साथ साथ ही वैष्णविज्म और शैविज्म एज कल्ट्स एंड वो काफी पॉपुलराइज हो रहे थे. और फिर वो ये जो पैटर्नेज मिला ये पर्टिकुलर एरियाज में कन्फाइंड था. अब जैसे हर्षवर्धन का भी रूल वाज अबव द विंध्या रेंज ऑफ माउंटेन्स, यानी नॉर्थ इंडिया में था. साउथ इंडिया में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो रहा था. इनफैक्ट सतवाहनास हु केम 150 years after the decline of Maurya Empire in the Deccan area, तो उन्होंने भी ब्राह्मणिज्म को लिया था. इनफैक्ट they claimed themselves to be Brahmins, though they were not. Now according to Puranas they were basically a tribe, लेकिन उन्होंने वो अपने आप को ब्राह्मण्स मानते थे और उन्होंने ब्राह्मणिकल रिलीजन को रिवाइव किया. बट एट द सेम टाइम दे आल्सो गिव हेवी पैट्रनेज एंड डोनेशंस टू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. उन्होंने उसको बुद्धिज्म को परसिक्यूट नहीं किया. लेकिन पॉइंट ये है कि जब दूसरा रिलीजन भी सामने ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, तो अपने आप बुद्धिज्म के मैल प्रैक्टिसेस की वजह से वो लुप्त होता गया. तो साउथ इंडिया से पहले गायब हो गया, फिर नॉर्थ इंडिया में जहाँ बचा था वहाँ 12th century AD तक फाइनली वहां से लुप्त हो गया. ओके. सो दीज वर सम ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी. तो अभी वी विल डू इट ऑन द पीपीटी. ओके. So Buddhism and Jainism. Now the period between 7th and 5th century BC was a turning point in the intellectual and spiritual development of the whole world. For it witnessed the emergence of early philosophers of Greece, the great Hebrew poets, Confucius in China and Zoroaster in Persia. Actually वो जो ये जो 200 150 साल का पीरियड था, 6th century to 5th century BC, इसमें पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र पूरे दुनिया पे मंडरा रहे थे कि एक से एक महापुरुष हर जगह पैदा हुए. तो इंडिया में जैसे बुद्धा और महावीर जो है वो ऑलमोस्ट कंटेम्प्ररी, उनके एज में 40 से 1 साल का डिफरेंस है सिर्फ. तो ऑफ कोर्स महावीर इज एल्डर. तो इंडिया में दो महापुरुष है. फिर इधर जुरथुष्ट्र जो है जिसने पारसी रिलीजन बनाया, ठीक है, और जोरास्ट्र भी बोलते हैं उसको या जुरथुष्ट्र बोलते हैं. तो जो पारसी रिलीजन है जो ईरान में पॉपुलर हुआ था उसका वो फाउंडर था, वो भी उसी समय का है. देन चाइना में एक फेमस मॉन्क है, कन्फ्यूशनिज्म एक रिलीजन चाइना में फॉलो होता है अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म. तो कन्फ्यूशियस वाज आल्सो कंटेम्प्ररी ऑफ बुद्धा. फिर सेम इजराइल और इस एरिया में भी हिब्रू और ये जो ज्यू रिलीजन मोजेस का जो बर्थ है वो भी बुद्धा और इसी के कंटेम्प्ररी पीरियड में माना जाता है. तो ये ऐसा पता नहीं कैसा पीरियड था कि एक से एक पूरी दुनिया में महापुरुष पैदा हुए. पता नहीं वो पीरियड दोबारा कब आएगा कि एक साथ दुनिया में ढेर सारी जगहों पर बड़े बड़े लोगों का जन्म हो रहा है. Now, it was at this time that Jainism and Buddhism arose in India, each based on distinctive set of doctrines and each laying down distinctive rules of conduct for attaining salvation. Now, causes of new movements. So, ये new movements क्यों आई थी? Now, the Vedic philosophy had lost its original purity.
The Vedic religion had become very complex and degenerated into superstitions, dogmas, and rituals. Now, supremacy of the Brahmanas created unrest in the society, and Kshatriyas reacted against the Brahminical domination. So, introduction of a new agricultural economy in Eastern India basically facilitated these movements. क्योंकि वो agriculture economy क्यों आई थी? अभी हमने बात की because of the extensive use of iron. फिर the desire of Vaishyas to improve their social position with the increase of their economic position due to the growth of trade. तो कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स इस जमाने में आ गए थे. इनफैक्ट मनी स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धा ओनली. तो बुद्धा क्रिटिसाइज्ड इट. बुद्धा ने जब पैसा देखा, एक्चुअली पैसे देखे कॉइन्स के फॉर्म में, तो बुद्धा ने तब ये बोला था दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट डिस्कवरी ऑफ मैनकाइंड. और इन फ्यूचर दुनिया के सारे झगड़े, सारे वॉर्स इसके लिए लड़े जाएंगे. और वैसा ही होता है, वैसा ही हो रहा है. ठीक है, आज की डेट में भी सारी जद्दोजहद या सबका स्ट्रेस, मतलब सारा स्ट्रेस और ये सब किसके लिए होता है? पैसे के ही तो लिए होता है. यानी तुम करियर्स भी बनाते हो, यू मेक अ लिविंग टू व्हाट, फॉर व्हाट यू आर यू गेटिंग एजुकेटेड टू बिकम अ मॉन्क? नो, यू आर गेटिंग एजुकेटेड टू इवेंचुअली अर्न मनी. अब वो अलग बात है तुम कौन से करियर में जाते हो, तुम आईएएस ऑफिसर बनते हो या इंजीनियर बनते हो या बिजनेस करते हो, बट द एवरीथिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू मनी. ठीक है, तो अब ये जो मनी इकोनॉमी शुरू हुई थी, इसमें वैश्य कम्युनिटी को ने इसमें बहुत पैसे कमाए, बिकॉज दे वर ट्रेडर्स एंड दे वर द मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ दिस न्यू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी. मोनेटाइज मतलब जहाँ पे एक्चुअली मनी आ गया है. तो उसकी वजह से इनका इनके पास पैसे तो आ गए, लेकिन इनका वर्ण व्यवस्था में इनका बहुत नीचे स्थान था, यानी ये शूद्रों में ही गिने जाते थे. तो इनको एक नई आइडेंटिटी बुद्धिज्म और जैनिज्म से मिली. ओके, फिर बाद में हिंदुइज्म में भी इनको द्विजा कम्युनिटी में ले लिया गया, बिकॉज दे हैड इनॉर्मस मनी पावर. सो उन्होंने अपने हिसाब से अपने अपने वैदिक से रिचुअल्स परफॉर्म करवा लिए, और वो उनको भी उपनयन सेरेमनी अलाउ कर दी गई. तो वो भी द्विजा कम्युनिटी में आ गए. ठीक है, सो ये उनके कुछ रीजंस थे. अब हम बुद्धिज्म के बारे में पहले बात कर लेते हैं. पीपीटीज में एक्चुअली वो बुद्धिज्म का पहले दिया है. सो गौतम बुद्ध, द बुद्धा, गौतम द बुद्धा ऑल्सो नोन एज सिद्धार्थ, और सक्य मुनि और तथागत, ये अलग अलग नाम है. चाइना साइड में बुद्धा इज नोन बाय द नेम तथागत, और सक्य मुनि भी नॉर्थ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सक्य मुनि भी बोलते हैं, उसको बुद्धा भी बोलते ही है. लेकिन बुद्धा का ओरिजिनल नाम जो है दैट वाज सिद्धार्थ. He was born in 563, which is a widely accepted date. अब कैसा है कि इतनी पुरानी बात है, 2500 साल पुरानी, तो किसी की बर्थ की डायरेक्ट एग्जैक्ट डेट पता करना मुश्किल है. बट बिकॉज ऑफ ऑल द एविडेंसेस एंड by all the by a consensus among the historians, 563 BC बुद्धा का बर्थ की डेट मानी गई है. So it was on Vaishak Purnima day at Lumbini near Kapilvastu, the capital of Shakya Republic. So Shakya Republic का किंग था Buddha's father. His name was Shuddhodhan. Then his mother was the princess from the Kushalan dynasty. Now he left home at the age of 29 and attained Nirvana at the age of 35 at बोध गया. और बोध गया में वो एक पीपल का पेड़ था जिसके अंडर में बैठ के बुद्धा को फाइनली निर्वाण प्राप्त हुआ. निर्वाण प्राप्त हुआ है ना, क्या हुआ? वो वही जो आई टोल्ड यू दैट ही कॉन्कर्ड ऑल हिज क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स. ठीक है, सो और निर्वाण प्राप्त होने का मतलब ये भी होता है कि तुम मोक्ष प्राप्त, उसको मोक्ष प्राप्ति भी बोलते हैं. मोक्ष का मतलब ये कि तुम लाइफ और डेथ के साइकिल से निकल गए. ओके, नाउ ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन. नाउ अब एक बार जब बुद्धा को वो निर्वाण प्राप्त हुआ, तो ही डिसाइडेड टू टेल अबाउट इट टू द वर्ल्ड. एंड उन्होंने अपना जो फर्स्ट भाषण बोलेंगे या सरमन बोलेंगे, जो भी बोलो उसको, प्रीचिंग बोलेंगे, वो सारनाथ में दिया. ठीक है, देन ही अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनारा इन 583 BC. महापरिनिर्वाण मतलब डेथ. तो ये बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड जितनी भी सिटीज और ये है, लुम्बिनी हो गया, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा, ये सारी जो जगह, और भी कुछ है, 8 ऐसी प्लेसेस है बिहार में
So they are all very hot tourist destinations. Now people from all over the world visit these places, especially ईस्टर्न इंडिया से, जापान से और इधर से बहुत लोग आते हैं, कई मतलब उसको फंडिंग भी आती है जापान चाइना इन सब से। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईआरसीटीसी का भी एक रेलवे का टूर भी है, टू यानी जिसमें वो होटल और ट्रैवल का पूरा अरेंजमेंट रहता है। सो दे टेक यू, देयर इज अ स्पेशल ट्रेन which starts from Amravati in Andhra Pradesh, because Amravati itself is a Buddhist place। तो वहां से वो शुरू होती है और बिहार में पूरे इन सारे साइट्स को दिखा के फिर वापस लाती है, ऐसा ऐसा उनका एक रूट है। और वो भी काफी पॉपुलर ट्रेन है। नाउ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी जो है वो क्या है, उसमें आइडियलिज्म जो है, दैट इज देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज, परसेप्शन एंड इन्फ्लुएंस। अब ये देखो, ये बुद्धिज्म की यही सब चीजों की वजह से बुद्धिज्म जो है वो एक बहुत साइंटिफिक और रैशनल रिलीजन बना। और वो सबसे यानी उसमें परसेप्शन और इन्फ्लुएंस, यानी इन्फ्लुएंस यानी क्या, तुम बेसिकली लॉजिकली डिडक्ट करो ना कुछ भी, रैशनल आउटलुक। जैसे कि अगर कहीं से स्मोक निकल रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे फायर होगा तभी स्मोक निकल रहा है, ठीक है। दिस इज द इन्फ्लुएंस आउट ऑफ इट, एंड इट इज व्हाई, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट स्मोक वहीं से निकलता है जहाँ पे फायर होती है। तो अब यही चीज वैदिक रिलीजन में कैसे इंटरप्रेट की, अगर कहीं से दिखा किसी माउंटेन से स्मोक निकल रहा है तो ये भगवान की वजह से हुआ है, वहां पे इसका निवास था, और ये मतलब ऑल दीज थिंग्स वर देयर इन द वैदिक रिलीजन। लेकिन बुद्धिज्म वाज प्रैक्टिकल, सो दैट इज व्हाई इट गॉट पॉपुलर। देन डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इज देयर। इसमें क्या है, द सेंट्रल थ्योरी ऑफ बुद्धिस्ट, दिस इज द सेंट्रल थ्योरी ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, इट टेल्स अस दैट in the empirical world dominated by the intellect, everything is relative, conditional, dependent, subject to birth and death, and therefore impermanent। okay, तो ये जो impermanence है, change is the only constant, ये बुद्धा की सबसे फेमस फिलोसॉफी है। इसको अनिच्य बोलते हैं, अनिच्य। अनिच्य मतलब नथिंग इज परमानेंट, whatever it is today it has to go no matter what। और ये सारे साइंटिफिक और इससे प्रूव हो चुका है कि नथिंग इज रियली, देयर इज नथिंग दैट इज परमानेंट in reality। Even the universe is not permanent, universe is presently in the state of expansion, it may contract also, and universe was also born out of big bang। okay, so nothing is permanent, everything is supposed to change, everything that is there has to go। Earth will not remain the same, the sun will not remain the sun will stop releasing energy at some point of time, and sun will also die, so there is a death of stars also। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें, इसमें एक साइंटिफिक टच है। नाउ सी, ही आल्सो सेड दैट एवरीथिंग इज रिलेटिव। नाउ अब देखो, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही तो आइंस्टाइन ने जो दी थी, वो जिसने पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी का फाउंडेशन शेक कर दिया था, यानी इट बेसिकली कंपेल्ड द एंटायर वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी टू think in altogether different direction। So what Einstein proved through theory of relativity is that motion is always relative। So even if you are in a state of rest right now, but you are still moving relative to something। okay, because now suppose if you are sitting on a chair, तो तुम apparently तो रेस्ट पे हो, लेकिन फॉर समवन यू आर स्टिल मूविंग। हाउ यू आर मूविंग, अगर कोई चांद पे बैठा है या किसी दूसरे प्लेनेट पे बैठा है तो वो तो अर्थ को मूव होते हुए देखेगा ना। तो तुम उस चेयर के साथ जो अर्थ पे हो वो पूरा का पूरा मूव हो रहा है। सो सो बेसिकली theory of relativity is all about the relative motion, or uh, everything is relative is basically can be even imagined in your day to day lives also। ठीक है ना। अब अमीरी और गरीबी ये भी तो रिलेटिव टर्म्स है, कितना अमीर कितना गरीब। अब अमीरों में भी तो वेरियस कैटेगरीज हो सकती है, समझ रहे हो। यानी कोई एक नॉर्मल, अब हल्दीराम है, हल्दीराम भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, लेकिन अंबानी उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़े दूसरे हैं। सो बेसिकली एवरीथिंग इज रिलेटिव, सो नो वन इज, नथिंग इज परमानेंट, और एवरीथिंग इज रिलेटिव। ये बुद्धा ने हजारों साल पहले बता दिया था। एक्सक्यूज मी।
ये हजारों साल पहले बताया था, ऑफ कोर्स उसके लिए कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था, ही बेसिकली टोल्ड इट आउट ऑफ हिज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, देयर वाज नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशंस बिहाइंड इट, ठीक है। देन देयर इज थियरी ऑफ momentariness, then क्षणभंग and impermanence. It tells that everything in this world is merely a conglomeration of perishable qualities. Perishable qualities यानी खत्म होने वाली qualities. So according to it, things that can produce effect exist, and produce effect exist, and whatever cannot produce effect has no existence. Okay. So you can see that these are all scientific kind of thinking. तो दलाई लामा का एक फेमस सेइंग है, डोंट यूज बुद्धिज्म टू बिकम अ बुद्धिस्ट, यूज बुद्धिज्म टू बिकम टू बिकम बेटर एट वॉट एवर एल्स इन योर लाइफ यू आर डूइंग ऑलरेडी। सो ये जो दलाई लामा का जो सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म है, इसकी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलैरिटी है। इनफैक्ट नाउ दलाई लामा ये टिबेट टिबेट का स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर जैसा होता था, बट सिंस चाइना ऑक्यूपाइड टिबेट, दे शिफ्टेड देयर बेस इन इंडिया। तो धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में उनकी बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, और वहाँ पर पूरे वर्ल्ड से, स्पेशली हॉलीवुड के कितने एक्टर्स, many actors, politicians or businessmen, billionaires, they are all followers of Dalai Lama, because his unka jo the kind the sect of Buddhism that he represents is kind of very practical, attractive and scientific. So he has a big fan following in the Western world. Okay. Now, फिर बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हुई थी, तो फर्स्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 483 BC at सत्तपानी केव नियर राजगृह टू कंपाइल द धम्म पितिका एंड विनय पितिका। सो यही वो पितिकाज है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। जैसे हमने अभी किया कि एक में तो एक सेट ऑफ लिटरेचर में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या है, बुद्धा की सेइंग्स, एक में क्या है मॉन्क्स के लिए रूल्स, और थर्ड में क्या है फिलोसॉफी, व्हाट एग्जैक्टली इज बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। तो ये वही अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अभिधम्म धम्म पितिका, विनय पितिका और अभिधम्म पितिका। सो फर्स्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 483 BC एट सत्तपानी केव नियर राजगृह। राजगृह इज वाज द कैपिटल ऑफ मगध, और इट्स नियर टू पटना, टू कंपाइल द धम्म पितिका एंड विनय पितिका। Then the second council was held at Vaishali in 383 BC. The monks of Vaishali wanted some changes in the rites, schism and ये Sthaviravadins and Mahasanghikas. Now the third council was held at Patliputra during the reign of Ashok. अशोक ने भी एक बुद्धिस्ट काउंसिल रखी थी 236 years after the death of Buddha. Now it was held under the presidency of Mogliputta Tissa to revise these scriptures. फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क रूलर था, जो पहले शेवाइट था लेकिन बाद में उसने कनिष्क कुशन एम्पायर का जो मेन लीडर था, मेन रूलर था कनिष्क, उसने बुद्धिज्म ले लिया था, एम्ब्रेस किया था। और कनिष्क का जो कुशन एम्पायर था वो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, यानी जो जिसमें पूरा नॉर्दर्न इंडिया था, फिर आज की डेट के जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारा उसमें था, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हाफ ऑफ नॉर्दर्न, यानी द एंटायर नॉर्दर्न इंडिया। तो इतना बड़ा उस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा एम्पायर था कुशन एम्पायर, जिसका किंग कनिष्क था, और उसने भी बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया था, और उसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में रखी थी। एंड बिकॉज ऑफ हिम बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड इन ऑल दिस मिडल ईस्ट कंट्रीज, यानी जो किर्गिस्तान हो गया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन सब एरियाज में भी बुद्धिज्म उसकी वजह से स्प्रेड हुआ। सो इन दिस काउंसिल बेसिकली बुद्धिज्म वाज स्प्लिट इनटू महायान एंड हीनयान। So the fourth Buddhist council was held during the reign of Kanishk in Kashmir under the presidency of Vasumitra and Ashwaghosh, and resulted in the division of Buddhists into Mahayanists and Heenyanists. Now the great events of Buddha's life and their symbols. Now these are some symbols as well. Now you must remember them from the prelims point of view. तो बुद्धा के बर्थ से लोटस एंड बुल इज एसोसिएटेड विद बुद्धा's birth. Then horse is associated with great renunciation. बोधि ट्री निर्वाण से एसोसिएटेड है। धम्म चक्र और व्हील ये फर्स्ट सरमन से एसोसिएटेड है। अब ये धम्म चक्र जो है, वो जो व्हील है,
You know that wheel. What is that wheel on Indian flag? It is nothing but this Dhammachakra. ये जो इंडियन फ्लैग में जो ये व्हील है, तुम सबको पता है इंडियन फ्लैग क्या है, ओके? ये वही व्हील है जिसको अशोक चक्र बोलते हैं। तो अशोक स्तंभ पे ये व्हील पाया गया था इंडियन फ्लैग में। इंडियन फ्लैग में इस व्हील को बीच में रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये अशोक चक्र इसको बोलते हैं। लेकिन अशोक चक्र बेसिकली क्या है? अशोक का ये चक्र कहाँ से आया? बुद्धा से ही तो आया। अशोक वाज अ बुद्धिस्ट, ठीक है। सो नो वंडर दैट इंडिया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री होने के बावजूद बुद्धिस्ट सिंबल इसमें क्यों लिया गया? बिकॉज बुद्धिज्म इज नॉट अ रिलीजन, बुद्धिज्म इज बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ, ओके। नो अदर religious symbol is taken on Indian flag but this one, okay. Then महापरिनिर्वाण और डेथ, ये स्तूप, जो बुद्धिस्ट स्तूप होते हैं, तुमने देखे होंगे फोटोज में वगैरह। और नागपुर में जो दीक्षा भूमि है उसका भी शेप, उसमें जो बिल्डिंग है उसमें स्तूप की शेप में बनाई गई है, ओके। तो बुद्धिज्म के कुछ बेसिक्स, 4 नोबल ट्रूथ्स। नाउ व्हाट आर द नोबल ट्रूथ्स said by Buddha? First is life is tough, you will have troubles, and that is true also, you must have experienced it. Then troubles are caused by holding on too hard, ठीक है। Now escaping this trouble is possible. Now there is a path to do so through detachment, a gradual path of making yourself better, ठीक है। So in short, the 4 noble truths are: suffering is universal, the origin of suffering is attachment, the cessation of suffering is attainable, and path of cessation of suffering is detachment. So the more detached you are to material things, automatically your sufferings come down. तुम जितनी आसक्ति रखोगे चीजों से, उतना ही तुम्हारे लाइफ का स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। फिर वो चाहे पैसे से हो, किसी मतलब व्यक्ति से हो, है कि नहीं? जैसे बोलते ना कि once you fall in love with someone, so you basically do what? You get yourself attached too much, and the more the attachment is, the more the stress is. It is like that. So the more you get attached to anything, you are bound to have a stressful life. You are bound to suffer. So the best way to lead a virtuous life is to remain neutral. That is, remain detached from everything. ओके, एक्चुअली इसका डीपर मीनिंग समझने के लिए तुमको उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। व्हाट बुद्धा सेड, दैट इज थ्रू मेडिटेशन, थ्रू विपाशना, ओके। नाउ देयर आर 8 नोबल 8 फोल्ड पाथ। तो अष्टांग मार्ग जो बुद्धा का, व्हाट डज इट से? राइट बिलीव्स, राइट concentration, right aspiration, right mindfulness, right speech, right effort, right conduct, right livelihood. तो इनफैक्ट लाइवलीहुड भी जो तुमको चूज करना है वो राइट होना चाहिए। लाइवलीहुड का मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट। यू शुड नॉट चूज समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज इन थिंग। समझ रहे हो कि नहीं? ये आज की डेट में बुद्धिज्म इज क्वाइट पॉपुलर इवन टुडे, इज दैट बुद्धा ने हजारों साल पहले जो बातें बताई थी वो आज भी उतनी वैलिड है। जैसे कि राइट लाइवलीहुड लेना मतलब क्या? वर्ण व्यवस्था में तो लाइवलीहुड तुम्हारा बर्थ के साथ ही फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा लाइवलीहुड चूज करने की तुम्हारे पास पावर, यानी फ्रीडम है, फ्रीडम दे रहा है बुद्धिज्म। एंड उसमें फिर तुम राइट लाइवलीहुड कौन सा? अब जिसका मान लो जिसका स्पोर्ट्स में एप्टीट्यूड है, उसने इंजीनियरिंग में क्यों जाना? उसने स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाना चाहिए, ठीक है। जिसका पेंटिंग का और ड्राइंग और पेंटिंग का अच्छा एप्टीट्यूड है तो उसने पेंटर बनना चाहिए, उसने क्यों दूसरे वोकेशंस में जाना चाहिए? एक्चुअली इंडिया में एग्जैक्टली यही नहीं होता। डेवलप्ड कंट्रीज ने तो इनफैक्ट ये मॉडल फॉलो कर लिया है विदाउट एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म, लेकिन मॉडल उनका बुद्धिस्ट ही है कि वहां पर तुम रॉक स्टार भी बनते हो तब भी मिलियंस में कमा सकते हो, ठीक है। तुम पेंटर बन के मिलियंस में कमा सकते हो, तुम सिंगर बन के कमा सकते हो, तुम यू डू एनीथिंग। द पॉइंट इज टू एक्सेल। तुम जो भी करो उसमें एक्सेल करो, ओके। सो नॉट नेसेसरी कि तुमको बहुत अच्छे पढ़ाई में नंबर लाने और आगे चल के इंजीनियर डॉक्टर बनना। यानी इंडिया में जो मेजर थीम होती है पेरेंट्स की, बच्चों से जो मेजर एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, भले उसका उसमें एप्टीट्यूड हो या ना हो। सो दिस इज अ रॉन्ग वे, और इसकी वजह से बच्चे बहुत एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं अपने स्कूल की
डेज में जबरदस्त। अब इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्कूल में एक्सेल करना, पढ़ाई में ही अच्छा होना, ये जो उनको बार बार इसकी बम्बार्डिंग होती है, उससे बच्चों में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है, जो उनके ओवरऑल लाइफ में उसका इफेक्ट आता है। आइंस्टाइन ने इनफैक्ट ये बात बोली थी, व्हाट आइंस्टाइन सेड, ही सेड दैट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, देन इट विल स्पेंड इट्स एंटायर लाइफ बिलीविंग इटसेल्फ टू बी स्टूपिड। समझ रहे हो कि नहीं? तुम एक मछली से उस पेड़ चढ़ने की एबिलिटी के कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ठीक है, वो बंदर करेगा, मछली तो पानी के अंदर रहती है ना, तो अगर मछली को तुम यही करो तो मछली को तो जिंदगी भर यही लगता रहेगा कि वो तो स्टूपिड है, उसको आता ही नहीं कुछ। ओके, सो दिस वे, so right livelihood is very important, right conduct is important, right speech, right aspiration, right beliefs, ये सारी चीजें अगर कोई अष्टांग मार्ग फॉलो करता है तो उसका भी अपने आप लाइफ वर्चुअस हो जाता है, इन शॉर्ट। ओके।